नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप सभी लोगों का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी साजिश या फिर एक ऐसे षड्यंत्र की जिसे रचा गया था मां अहिल्या समेत पूरे होलकर परिवार को मालवा की राजगद्दी से हमेशा हमेशा के लिए हटाने के लिए। और इस षड्यंत्र को रचा था होलकर घराने के वफादार मंत्री गंगोबा तात्या उर्फ गंगाधर राव ने। जी हाँ दोस्तों, वही गंगोबा तात्या जो कि मां अहिल्या के राजमहल में आने से पहले भी मौजूद थे और वह सूबेदार मल्हारराव होलकर के साथ तब से मौजूद थे जबकि पेशवा बाजीराव जी ने मल्हारराव होलकर जी को मालवा की सनद सौंपी थी। तो इतने पुराने विश्वसनीय मंत्री का विश्वासघात था यह षड्यंत्र। तो दोस्तों, इस समय की परिस्थितियां कुछ इस तरह की थी कि सूबेदार मल्हारराव होलकर का निधन हो चुका था और उसके पहले तो हम जानते हैं कि मातोश्री अहिल्या देवी के पति खंडेराव जी का भी निधन हो चुका था। अब कुछ समय के बाद मां अहिल्या के इकलौते पुत्र मालेराव की भी मृत्यु हो जाती है और अब होलकर गद्दी का वारिस कौन बनेगा, क्योंकि मां अहिल्या का जो इकलौता पुत्र था वह तो मर चुका है। अब नियम के अनुसार किसी महिला को सूबेदार नहीं बनाया जा सकता था। तो यहां पर गंगोबा तात्या एक मौका देखते हैं अपने लिए और योजना बनाते हैं कि किस तरह से अब मैं इस मालवा की राजगद्दी को हथिया लूं या फिर इससे मुझे ज्यादा से ज्यादा इन परिस्थितियों से का कैसे मैं फायदा उठाऊं। तो इसके लिए वह योजना बनाते हैं और यह योजना दोस्तों कुछ इस तरह की थी कि गंगोबा तात्या सोचते हैं कि क्यों ना मैं मां अहिल्या के मन में एक बात डाल दूं दत्तक पुत्र को गोद लेने की, और यह दत्तक पुत्र मैं अपनी मर्जी का इस गद्दी पर बिठाऊं जिसे मैं अपने इशारों से या फिर अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा धनवान और शक्तिशाली बन जाऊं। और दोस्तों, वैसे भी हम देखा है कि गंगोबा तात्या जो थे वो मां अहिल्या से नफरत करते थे, क्योंकि एक महिला का इतना शक्तिशाली बनना रूढ़िवादी विचार वाले गंगोबा तात्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वह इस मौके का फायदा उठाकर योजना बनाते हैं। अब दोस्तों, अब इस दत्तक पुत्र जो भी इस गद्दी का वारिस जो भी बनने वाला था उसके लिए एक सबसे उपयुक्त कैंडिडेट उनके दिमाग में आता है और वह और कोई नहीं अपने राघोबा दादा उर्फ रघुनाथ राव भट्ट का नाम उनके दिमाग में आता है। क्योंकि रघुनाथ राव भट्ट जो थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, उन्हें भी पैसों की जरूरत थी, वह भी शक्तिशाली बनना चाहते थे, उन्हें सत्ता का मोह था और मोह भी इतना था कि उस समय जो पेशवा थे माधवराव वह राघोबा दादा के भतीजे लगते थे, जिसकी चर्चा हमने पुराने वीडियो में करी भी है। दोस्तों, उनके भी उनसे कुछ मन मुटाव चल रहे थे इसी सत्ता के संघर्ष को लेके। तो गंगोबा तात्या इस बात को समझकर यह प्लान बनाते हैं कि अब मैं राघोबा दादा को ही यहाँ का मालिक बना देता हूँ मालवा का, जिससे मेरा तो बहुत फायदा होगा। तो गंगोबा तात्या पत्र लिखते हैं राघोबा दादा को और उन्हें समझाते हैं परिस्थितियों को इनडायरेक्टली। उन्हें डायरेक्टली नहीं बोलते कि आप आ जाओ मालवा पे कब्जा कर लो, बल्कि उन्हें इनडायरेक्टली इशारों में समझा देते हैं कि मालवा का अभी कोई वारिस नहीं है, यह काफी अच्छा मौका है आपके लिए कि आप यहाँ पर आके अपना अधिकार जमा लो मालवा के ऊपर। और राघोबा दादा जैसा तेज बुद्धि वाला राजनेता इस बात को समझ जाता है और राघोबा दादा महेश्वर जो कि मां अहिल्या की फिलहाल की राजधानी थी उसकी तरफ कूच करने के लिए निकलने की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों, मां अहिल्या के जो गुप्तचर थे, उनके जो विश्वसनीय सूत्र थे, उनके द्वारा मां अहिल्या को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि राघोबा दादा हमारी तरफ कूच करने वाले हैं और गंगोबा तात्या ने इस तरह का प्लान बनाया है, इस बात के लिए उन्हें उकसाया है। तो योजना का पता मां अहिल्या को लग जाता है, पर फिर भी मां अहिल्या भी ऐसे दर्शाती है जैसे कि उन्हें इस बात का पता नहीं चला, ताकि गंगोबा तात्या आगे क्या करने वाले हैं इसकी जानकारी उन्हें मिलती रहे, वह सावधान ना हो जाए।
वो सबसे पहले माँ अहिल्या पत्र लिखती है तुकोजी को। तुकोजी जो कि उस समय राजपुताना में उदयपुर में होते हैं, उन्हें कहती है कि शीघ्र ही आप मालवा में अपनी सेना सहित पधारिए। और दोस्तों दूसरा पत्र लिखती है वो श्रीमंत पेशवा माधवराव जी को, और उन्हें बताती है कि आपके काका राघोबा दादा ऐसा कर रहे हैं, हम हमारे राज्य को हड़पना चाह रहे हैं, यह तो एक बहुत ही गलत उदाहरण है। श्रीमंत पेशवा बाजीराव ने जो सूबेदार मल्हारराव होलकर जी को यह मालवा की सनद दी थी, उन्हें सूबेदार बनाया था, तब से हम मराठा साम्राज्य के प्रति वफादार है, हमारी सेवा में कोई कमी नहीं रही है। तो यदि यह ऐसा होता है तो यह एक बहुत ही गलत बात होगी। और वहीं पेशवा के साथ साथ वह जो छत्रपति भोसले परिवार था उनको भी पत्र लिखती है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और मराठा साम्राज्य के जितने भी पावर सेंटर्स थे, जैसे कि शिंदे परिवार, ग्वालियर के शिंदे जो थे, जो कि उस समय उज्जैन में ही रहा करते थे, उन्हें भी पत्र भेजती हैं। बड़ौदा के गायकवाड़, उनको भी, पवार और दाभाड़े जैसे सरदारों को भी माँ अहिल्या पत्र लिखती है और उन्होंने समझाती है कि देखिए आप सभी की निष्ठा सूबेदार मल्हारराव होलकर के प्रति थी, आपका भाईचारा उनसे काफी अच्छा था, आपने एक साथ कई युद्ध लड़े हैं मराठा साम्राज्य को सशक्त बनाने के लिए, परंतु आज हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई है जिसके कारण हमारे राज्य को हड़पने की योजना बनाई जा रही है। और यदि यह योजना सफल हो जाती है तो आज जो मालवा के साथ हो रहा है, होलकरों के साथ हो रहा है, कल वो आपके साथ भी हो सकता है, शिंदे के साथ भी हो सकता है, गायकवाड़ के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आप सब लोग सावधान हो जाइए और हमारा साथ दीजिए। अब दोस्तों गंगोबा तात्या को इधर पता नहीं था कि माँ अहिल्या को पता लग चुका है उनकी योजना का, और माँ अहिल्या ने इसके लिए काफी तैयारी भी कर ली है। तो गंगोबा तात्या एज यूजुअल माँ अहिल्या के पास जाते हैं। अब माँ अहिल्या को भी तो बताना था ना उन्हें कि आपको जो योजना है उसके बारे में। तो वो माँ अहिल्या को कहते हैं कि पहले तो काफी लच्छेदार घुमावदार बातें करते हैं, उनके मालेराव का शौक व्यक्त करते हैं, और फिर धीरे से कहते हैं कि सूबेदार मल्हारराव होलकर जो थे वह राघोबा दादा को अपने पुत्र के समान मानते थे, और राघोबा दादा भी मल्हारराव होलकर को पिता के समान इज्जत दिया करते थे। तो मातोश्री यह बहुत अच्छा होगा कि आप, क्योंकि आप वारिस नहीं है आपका कोई, और एक महिला को सूबेदार नहीं बनाया जा सकता, तो आप क्यों ना राघोबा दादा को ही गोद ले लीजिए। इनडायरेक्टली वह भी इसी तरफ इशारा करते हैं और इसी बात को समझाने लगते हैं। और फिर माँ अहिल्या का जवाब सुन के राघोबा दादा के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह अपेक्षित नहीं था। उनको लगा कि माँ अहिल्या इस योजना को स्वीकार कर लेगी, पर माँ अहिल्या कहती है कि मैं मालवा की वारिस अभी मैं हूं और मैं जीवित हूं, और यह फैसला मैं ही करूंगी कि मुझे किसको दत्तक लेना है और मालवा का उत्तराधिकारी किसे बनाना है। तो कोई ये ना समझे कि हम कमजोर हो गए हैं और कोई भी अपनी मनमानी अब यहाँ पे चला सकता है। हम अभी जीवित हैं और हम ही फैसला करेंगे कि मालवा का भविष्य क्या होगा। तो यह सुन के गंगोबा तात्या जो थे वह सकपका जाते हैं और वापस चुपचाप उल्टे पैर लौट आते हैं। अब दोस्तों माँ अहिल्या ने जो पत्र भेजे थे सभी पावर सेंटर्स यानी कि सरदारों को मराठा साम्राज्य के, वह भी माँ अहिल्या के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे उन्होंने तो 20,000 की सेना माँ अहिल्या के सपोर्ट में रवाना भी कर दी थी। और देखा जाए तो जो सबसे शक्तिशाली सरदार थे यानी कि महादजी सिंधिया जो थे, महादजी शिंदे जो थे उस समय, वह भी राघोबा दादा को समझाते हैं कि राघोबा दादा आप ये क्या हरकत कर रहे हो, ऐसा मत करो, आप रुक जाओ। माँ अहिल्या एक बहुत अच्छी महिला है, उनके राज्य को हड़पने की कोशिश ना करो। पर फिर भी राघोबा दादा नहीं मानते हैं और वह सेना लेकर महेश्वर की तरफ कूच करने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों जो पेशवा जो थे माधवराव, उनकी तरफ से पत्र आता है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। पेशवा माधवराव माँ अहिल्या को आश्वासन देते हैं कि देखिए राज्य आपका ही है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है, आप ही फैसला कीजिए कि किस तरह से आपको राज्य चलाना है। आपके जो भी अधिकार का आप प्रयोग कर रही है वैसा ही आप प्रयोग करते रहिए, आपके अधिकार सुरक्षित रखे हैं और सुरक्षित रखे जाएंगे आगे भी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि माँ अहिल्या ने तुकोजी के लिए अधिकार की मांग की थी और पेशवा ने उसे मंजूर भी कर दिया था।
और फिर जैसे कि हम आगे जानते हैं कि राज्य किस तरह से चला था। परंतु यहाँ पर अभी हम देखने लायक बात यह है कि राघोबा दादा जो थे वो कूच के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और माँ अहिल्या को जब इस बात की सूचना लगती है कि सबके समझाने के बावजूद भी, इवन पेशवा अपने पत्र में यह भी लिखते हैं कि मैंने राघोबा दादा को भी यह कहलवा दिया है कि आप इस तरह का कोई भी कृत्य न कीजिए, पर फिर भी वह नहीं सुनते हैं। तो माँ अहिल्या फाइनली एक बहुत ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स योजना बनाती है जिससे उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों, माँ अहिल्या महिलाओं की एक सेना तैयार करती है राघोबा दादा से लड़ने के लिए, और राघोबा दादा को एक ऐतिहासिक पत्र लिखती है। हालांकि इसको वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि राघोबा दादा को माँ अहिल्या एक पत्र लिखती है और उसमें माँ अहिल्या यह कहती है कि राघोबा दादा, आप सेना लेके हमारे राज्य को हड़पने आ रहे हैं, और आपने सोचा होगा कि एक अबला नारी है, यह क्या ही मुझसे संघर्ष कर पाएगी, पर मैं किस तरह की अबला हूं यह तो मैं आपको अब युद्ध के क्षेत्र में ही बताऊंगी। आपसे लड़ने के लिए मैंने महिलाओं की सेना को तैयार किया है। राघोबा दादा, अब आप जरा सोचिए, यदि आप हमारी सेना को हराकर जीत भी गए, जिसकी संभावना कम है, पर यदि जीत भी गए तो भी आपका इतिहास में कोई नाम नहीं होगा। परंतु सोचो, यदि आप हार गए तो आपकी कितनी बदनामी होगी कि एक महिला से हार गए। इस विषय में श्रीमंत राघोबा दादा, आप थोड़ा सोचिए। तो इस तरह का पत्र जब राघोबा दादा को मिलता है और वह भी देखते हैं कि चारों तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, ना तो शिंदे सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही माधवराव पेशवा सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कोई अन्य सरदार मुझे सपोर्ट कर रहा है, और बदनामी का डर तो है ही। तो राघोबा दादा भी एक पत्र लिखते हैं माँ अहिल्या को, अरे मातोश्री, आपसे समझने में कोई गलती हुई है। मैं तो मालेराव की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए महेश्वर आ रहा था। तो माँ अहिल्या भी रिप्लाई देती है कि शोक व्यक्त करने के लिए आप आइए, आपका स्वागत है, पर सेना को दूर ही रखकर आइए। तो दोस्तों, इस तरह से माँ अहिल्या बिना युद्ध लड़े ही राघोबा दादा की सेना को वापस लौटा देती है, और यह इतिहास का एक बहुत बड़ी घटना है। दोस्तों, अब इसके बाद गंगोबा तात्या का क्या हुआ? दोस्तों, गंगोबा तात्या को इस घटना के बाद होलकर परिवार के जो भी राजशाही पद था उससे हटा दिया जाता है और उन्हें भेज दिया जाता है कहीं और। पर फिर भी दोस्तों, यहाँ पे आप देवी अहिल्या की महानता देखिएगा। उन्होंने जो गंगाधर राव यानी कि गंगोबा तात्या के जो पुत्र थे, जिनका नाम था यशवंत, जो कि आगे चल के दादाजी गंगाधर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, तो गंगोबा तात्या के पुत्र को माँ अहिल्या पुणे में अपना एक तरह से राजदूत के तौर पे नियुक्त करती है, जो कि पुणे की जानकारी मालवा में और मालवा की जानकारी पुणे में भेजते रहते हैं। क्योंकि जो गंगोबा तात्या का पुत्र था वह अपने पिता से सहमत नहीं था, वह अपने पिता के खिलाफ था। तो माँ अहिल्या ये देखती कि इसकी वफादारी मेरे लिए है, तो मैं इसके साथ अन्याय नहीं करूंगी, मैं इसकी वफादारी का इसे इनाम दूंगी और पुणे में इसे अपना एज ए सचिव नियुक्त करूंगी। दोस्तों, यह थी माँ अहिल्या की महानता की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।